आज की इस विस्तृत चर्चा में हम ऊर्जा जगत की एक ऐसी योजना का विश्लेषण करने जा रहे हैं जो अगर सफल होती है तो वैश्विक शक्ति संतुलन को हमेशा के लिए बदल सकती है। बिल्कुल। हमारे पास आज जो शोध पत्र हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा संधियों के दस्तावेज और कुछ बेहद दिलचस्प रणनीतिक नोट्स हैं, वे सभी भारत के बहुत ही विशाल लक्ष्य की ओर इशारा कर रहे हैं। और ये लक्ष्य कोई छोटी मोटी बात नहीं है। हम 2047 तक भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता को मौजूदा 9 गीगावाट से बढ़ाकर सीधे 100 गीगावाट तक ले जाने की बात कर रहे हैं। हाँ, मतलब 9 से 100 गीगावाट, ये कोई सामान्य छलांग तो है नहीं। बिल्कुल नहीं। ये उत्पादन को 10 गुना से भी ज्यादा बढ़ाने का लक्ष्य है। तो आज के हमारे इस गहन अध्ययन का मुख्य उद्देश्य इसी मास्टर प्लान को डिकोड करना है। मैं पढ़ रहा था और सोच रहा था कि इतने बड़े पैमाने पर रिएक्टरों को ईंधन देने के लिए यूरेनियम आयात की असल भूमिका क्या है। और कैसे ये पूरी रणनीति सिर्फ बिजली उत्पादन से कहीं आगे तक जाती है। सही कहा। तो चलिए इस विषय की परतों को खोलते हैं। 9 गीगावाट से 100 गीगावाट का ये जो आंकड़ा है, वो कागज पर देखने में जितना सीधा लगता है, मुझे लगता है हकीकत में ये बहुत बड़ा चक्रव्यूह है। देखिए, ऊर्जा के क्षेत्र में जब कोई देश अपनी क्षमता को इतने बड़े पैमाने पर बढ़ाने का फैसला करता है, तो बात केवल घरों को रोशन करने की नहीं रह जाती। ये बुनियादी तौर पर दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा और औद्योगिक स्वायत्तता का मामला बन जाता है। दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था को निरंतर बेस लोड पावर की आवश्यकता होती है। बेस लोड पावर मतलब वो बिजली जो मौसम या समय की परवाह किए बिना 24 घंटे ग्रिड में उपलब्ध रहे। जी बिल्कुल। अब सौर या पवन ऊर्जा के साथ ग्रिड स्थिरता की कुछ चुनौतियां हैं। ऐसे में परमाणु ऊर्जा ही वो एकमात्र विश्वसनीय विकल्प बचता है जो बड़े पैमाने पर कार्बन मुक्त बेस लोड पावर दे सकता है। हाँ, ये तो स्पष्ट है, लेकिन इस 100 गीगावाट के लक्ष्य के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती खड़ी है, वो ईंधन की आपूर्ति ही तो है। यही सबसे बड़ा सवाल है। इतने सारे नए रिएक्टरों को चलाने के लिए कच्चा माल आखिर कहाँ से आएगा? और यहीं पर हमारे नोट्स में मौजूद डेटा एक बहुत ही दिलचस्प और सच कहूं तो थोड़ा चौंकाने वाला विरोधाभास पेश करता है। आप उस 70% वाले आंकड़े की बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल। एक तरफ भारत आत्मनिर्भरता और ऊर्जा सुरक्षा की इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, और दूसरी तरफ वास्तविकता ये है कि भारत अपनी नागरिक परमाणु ऊर्जा आवश्यकता का 70% से अधिक यूरेनियम आयात करता है। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। हमारे दस्तावेजों के अनुसार कनाडा, कजाकिस्तान, रूस और उज़्बेकिस्तान जैसे देश मुख्य आपूर्तिकर्ता हैं। हाल ही में कनाडा और कजाकिस्तान के साथ जो दीर्घकालिक यूरेनियम आपूर्ति समझौते हुए हैं, उनका पैमाना बहुत विशाल है। विशाल भी और बहुत महत्वपूर्ण भी। तो सवाल ये उठता है कि जब ऊर्जा सुरक्षा ही मुख्य लक्ष्य है, तो किसी विदेशी शक्ति पर 70% निर्भरता होना एक रणनीतिक जोखिम क्यों नहीं माना जा रहा? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। मतलब 100 गीगावाट का लक्ष्य और आयात पर इतनी भारी निर्भरता, इन दोनों को एक साथ कैसे देखा जाए? देखिए, ये विरोधाभास सतह पर जरूर दिखाई देता है, लेकिन अर्थशास्त्र और भू राजनीति के नजरिए से देखें तो मैं कहूंगी कि ये एक बेहद सोची समझी व्यावहारिक रणनीति है। अच्छा, वो कैसे? इसे समझने के लिए हमें भारत के घरेलू यूरेनियम भंडारों की जो भौगोलिक और रासायनिक वास्तविकता है, उसे देखना होगा। ये कोई रहस्य नहीं है कि भारत के पास अपना यूरेनियम मौजूद है। हाँ, खदानें तो हैं हमारे पास। बिल्कुल है, लेकिन समस्या उसकी मात्रा में उतनी नहीं है जितनी उसकी गुणवत्ता में है। भारत में पाए जाने वाला यूरेनियम अयस्क का जो ग्रेड है, वो वैश्विक मानकों की तुलना में बहुत कम है। मतलब उसमें से यूरेनियम निकालना मुश्किल है? मुश्किल भी और महंगा भी। उदाहरण के लिए कनाडा की मैकआर्थर रिवर खदानों को ही ले लीजिए। वहां जो अयस्क मिलता है, उसका ग्रेड इतना ऊंचा होता है कि वहां से शुद्ध यूरेनियम निकालना तकनीकी और आर्थिक रूप से बहुत आसान है। इसके विपरीत भारत के अयस्क से समान मात्रा में यूरेनियम निकालने के लिए कई गुना अधिक चट्टानों का खनन और प्रसंस्करण करना पड़ता है। तो इसका सीधा सा अर्थ ये है कि ये सिर्फ उपलब्धता का नहीं, बल्कि सीधे सीधे लागत का खेल है। एकदम सही। अगर ग्रेड इतना कम है, तो जाहिर है कि उसे माइन करने, उसे प्रोसेस करने और फिर रिएक्टर के लायक बनाने में जो ऊर्जा और पैसा खर्च होगा, वो बहुत अधिक होगा। बिल्कुल। नागरिक ऊर्जा उत्पादन का पूरा अर्थशास्त्र इसी बात पर टिका है कि ग्रिड में जाने वाली बिजली की प्रति यूनिट लागत क्या है। हाँ, महंगी बिजली तो कोई नहीं खरीदना चाहेगा।
वही बात है, अगर भारत अपने घरेलू और निम्न गुणवत्ता वाले यूरेनियम का इस्तेमाल करके इन 100 गीगावाट के रिएक्टरों को चलाने लगे तो बिजली की उत्पादन लागत इतनी अधिक हो जाएगी कि वो उपभोक्ताओं के लिए या उद्योगों के लिए आर्थिक रूप से व्यवहारिक ही नहीं रहेगी। मतलब वो पूरी योजना ही फेल हो जाएगी। जी। दूसरी तरफ कजाकिस्तान, जो दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक है, या कनाडा जैसे देशों के पास न केवल उच्च ग्रेड का अयस्क है, बल्कि उनके पास बड़े पैमाने पर खनन का वो बुनियादी ढांचा भी है जो लागत को न्यूनतम रखता है। तो आयात करना सस्ता पड़ता है। बहुत सस्ता। इसलिए जब भारत नागरिक ग्रिड के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार से यूरेनियम खरीदता है तो वो वास्तव में अपनी अर्थव्यवस्था के लिए सस्ती और स्थिर बिजली सुनिश्चित कर रहा होता है। तो 100 गीगावाट की इस विशाल योजना को आर्थिक रूप से व्यावहारिक बनाए रखने के लिए आयात कोई मजबूरी नहीं है। नहीं, ये सबसे तार्किक आर्थिक निर्णय है। ये तो अर्थशास्त्र का सीधा सा सिद्धांत हो गया कि जहां से सस्ता और अच्छा मिले वहां से खरीदो। बिल्कुल। लेकिन इन शोध दस्तावेजों को पढ़ते हुए मेरे दिमाग में एक सवाल बार बार आ रहा था। क्या सवाल? अगर कजाकिस्तान और कनाडा से उच्च गुणवत्ता वाला यूरेनियम आयात करना इतना ही सस्ता और आसान है और घरेलू खदानों का अर्थशास्त्र इतना ही खराब है, तो फिर झारखंड के जादूगोड़ा या आंध्र प्रदेश के तुम्मलपल्ले में अभी भी खनन क्यों हो रहा है? ये बहुत ही दिलचस्प मोड़ है इस चर्चा का, है ना? एक तरफ हम कह रहे हैं कि घरेलू खनन घाटे का सौदा है और दूसरी तरफ देश के भीतर लगातार नई खदानें खोजी जा रही हैं, पुरानी खदानों से उत्पादन भी जारी है। ये दोहरा रवैया क्यों अपनाया जा रहा है? देखिए, ये इस पूरे विषय का सबसे संवेदनशील और रणनीतिक पहलू है। इस दोहरे रवैये के पीछे की वजह अर्थशास्त्र है ही नहीं। तो फिर क्या है? ये सीधे सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। जब हम कनाडा, कजाकिस्तान या रूस से यूरेनियम आयात करते हैं तो वो एक सामान्य व्यापारिक लेन देन नहीं होता है। अच्छा, उसमें शर्तें होती हैं? बहुत कड़ी शर्तें होती हैं। वो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, जिसे हम IAEA कहते हैं, उसके बेहद बड़े सुरक्षा उपायों और निगरानी के अधीन आता है। मतलब वे लोग नजर रखते हैं? बिल्कुल। आयातित यूरेनियम के हर एक ग्राम का हिसाब रखना होता है। अंतर्राष्ट्रीय संधियों की शर्तें बहुत स्पष्ट है कि उस यूरेनियम का उपयोग केवल और केवल नागरिक सुविधाओं में, यानी शांतिपूर्ण बिजली उत्पादन के लिए ही किया जा सकता है। ओह, तो हम उसे अपनी सेना के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते? एकदम नहीं। आप उस विदेशी यूरेनियम को अपने सामरिक या सैन्य कार्यक्रमों के आसपास भी नहीं फटकने दे सकते। तो इसका सीधा अर्थ यह है कि भारत का जो रणनीतिक हथियार कार्यक्रम है उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार के दरवाजे पूरी तरह से बंद हैं। हाँ, वहां से हमें एक कण भी नहीं मिल सकता। तो अपनी सामरिक स्वायत्तता बनाए रखने के लिए या पनडुब्बियों के रिएक्टरों के लिए भारत को हर हाल में अपने ही संप्रभु संसाधनों पर निर्भर रहना होगा। सटीक विश्लेषण है ये। किसी भी देश का रणनीतिक कार्यक्रम विदेशी आपूर्ति श्रृंखलाओं के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। कल को अगर भू राजनीतिक समीकरण बदलते हैं या आपूर्तिकर्ता देश कोई नई शर्त लगा देते हैं, जो कि अक्सर होता है कूटनीति में। बिल्कुल होता है। तो ऐसे में कोई भी संप्रभु राष्ट्र अपने रक्षा कार्यक्रमों को खतरे में नहीं डाल सकता। इसलिए झारखंड और आंध्र प्रदेश में जो खनन हो रहा है उसकी लागत चाहे कितनी भी अधिक क्यों न हो, वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चुकाई जाने वाली एक आवश्यक कीमत है। मतलब उसे घाटे के सौदे की तरह नहीं देखना चाहिए। नहीं, उसे एक अनिवार्य बीमा पॉलिसी के रूप में देखा जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय निगरानी से पूरी तरह मुक्त यह घरेलू यूरेनियम भारत के रणनीतिक शस्त्रागार और सैन्य रिएक्टरों की रीढ़ है। ये एक बहुत ही स्पष्ट विभाजन रेखा समझ में आ रही है मुझे। नागरिक ग्रिड के लिए सस्ता विदेशी यूरेनियम जिस पर IAEA के कैमरे लगे हैं, और रक्षा कार्यक्रमों के लिए महंगा लेकिन पूरी तरह से स्वदेशी यूरेनियम जो किसी भी बाहरी दखल से मुक्त है। बिल्कुल यही रणनीति है। लेकिन हमारे नोट्स में इस घरेलू खनन का एक और दिलचस्प फायदा बताया गया है। सामरिक कार्यक्रमों के अलावा ये ग्लोबल सप्लाई शॉक्स के खिलाफ भी एक बहुत बड़े बफर का काम करता है। हाँ, और ऊर्जा सुरक्षा के नजरिए से ये बफर बहुत महत्वपूर्ण है। इसे थोड़ा और स्पष्ट करेंगे? देखिए, ये बफर ही वो चीज है जो किसी भी देश को संकट के समय पतन से बचाती है। अगर हम इतिहास पर नजर डालें तो ऊर्जा आपूर्ति में रुकावटें कोई नई बात नहीं है। युद्ध वगैरह होते रहते हैं। कभी कोई युद्ध छिड़ जाता है, कभी वैश्विक व्यापार मार्गों पर कब्जा हो जाता है, या फिर अचानक कोई कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं, जैसे हाल ही के वर्षों में हमने कई देशों के साथ देखा है। बिल्कुल। अब मान लीजिए कि किसी अप्रत्याशित संकट के कारण कजाकिस्तान या कनाडा से यूरेनियम की आपूर्ति अचानक रुक जाए तो क्या होगा? तो क्या हमारे 100 गीगावाट के रिएक्टर बंद कर दिए जाएंगे? अगर ऐसा हुआ तो ग्रिड के ठप होने का मतलब है पूरी अर्थव्यवस्था का रुक जाना।
ऐसी चरम आपातकालीन स्थिति में ये घरेलू खनन क्षमता और वहां से निकाला गया सुरक्षित भंडार ही काम आएगा। भले ही वो महंगा हो। जी, भले ही महंगा हो, लेकिन जब बाहर से कुछ ना आ रहा हो तब देश की महत्वपूर्ण नागरिक ऊर्जा जरूरतों को न्यूनतम स्तर पर चालू रखने के लिए ये घरेलू क्षमता एक जीवन रक्षक का काम करेगी। ये पूरी रणनीति मुझे एक शतरंज की खेल जैसी लग रही है, जहां हर मोहरे की अपनी एक खास जगह तय है। ये एक बहुत ही सटीक तुलना है। लेकिन इस शतरंज के खेल में एक और चाल है जो इन सभी बातों को एक अलग ही स्तर पर ले जाती है। दस्तावेजों का जो सबसे आखिरी और सबसे विस्तृत हिस्सा है वो इस बात पर जोर देता है कि कजाकिस्तान या रूस से ये जो भी आयात समझौते हो रहे हैं वो भारत की कोई अंतिम मंजिल नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये पूरी आयात रणनीति केवल एक पुल है, एक ब्रिज है। अगर इतना भारी निवेश और 100 गीगावाट का ढांचा केवल एक पुल है तो फिर असली मंजिल क्या है? असली मंजिल है वो विजन जो भारत के परमाणु कार्यक्रम के संस्थापकों ने दशकों पहले देखा था। आप होमी भाभा के विजन की बात कर रही हैं? जी हाँ, भारत का 3 चरणीय परमाणु कार्यक्रम। ये इस पूरी चर्चा का वो हिस्सा है जहां विज्ञान और दीर्घकालिक भू राजनीति आपस में मिलते हैं। तो ये पुल हमें कहाँ ले जा रहा है? देखिए, हमने ये तो मान लिया कि भारत के पास अच्छी गुणवत्ता वाले यूरेनियम की कमी है, लेकिन प्रकृति ने भारत को एक और अमूल्य उपहार दिया है, थोरियम। थोरियम? हाँ, भारत के दक्षिणी तटों पर, विशेषकर केरल और तमिलनाडु की रेत में दुनिया के सबसे बड़े और सबसे उच्च गुणवत्ता वाले थोरियम के भंडार मौजूद हैं। मैंने पढ़ा है कि ये भंडार बहुत विशाल है। इतना विशाल है कि अगर इसे ऊर्जा में बदला जा सके तो ये सदियों तक देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर सकता है। अब थोरियम का नाम सुनते ही मेरे दिमाग में सबसे पहला सवाल ये आता है कि अगर हमारे पास इतना बड़ा खजाना हमारे ही देश में मौजूद है तो हम आज ही उसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि ये इतना आसान नहीं है। हम क्यों कजाकिस्तान और कनाडा के चक्कर काट रहे हैं? जो नोट्स हमारे पास हैं वो बताते हैं कि थोरियम के साथ एक बहुत बड़ी तकनीकी बाधा है। बिल्कुल, एक बहुत बड़ा तकनीकी पेंच है इसमें। ये यूरेनियम की तरह सीधे तौर पर परमाणु ईंधन के रूप में नहीं जल सकता। यही वो तकनीकी कारण है जिसने इस 3 चरणीय कार्यक्रम को जन्म दिया। थोरियम अपने प्राकृतिक रूप में फिसाइल नहीं होता है। फिसाइल नहीं होता मतलब ये कि आप उसे सीधे रिएक्टर में डालकर श्रृंखला प्रतिक्रिया या चेन रिएक्शन शुरू नहीं कर सकते। वो फटाइल होता है। अच्छा, तो उसे बदलना पड़ता है। जी, इसका मतलब है कि थोरियम को पहले एक अन्य सक्रिय परमाणु सामग्री के साथ रिएक्टर में रखना पड़ता है ताकि वो ऊर्जा पैदा करने वाले ईंधन में तब्दील हो सके। ये तो काफी जटिल प्रक्रिया लग रही है। इस प्रक्रिया को शुरू करने के लिए भारी मात्रा में न्यूट्रॉन्स की आवश्यकता होती है। और वो न्यूट्रॉन्स कहाँ से आएगा? कहाँ से आएगा? वो आएगा यूरेनियम से चलने वाले रिएक्टरों से। ओह, तो इसका मतलब ये हुआ कि भारत आज जो विदेशी यूरेनियम आयात कर रहा है वो सिर्फ आज के बल्ब जलाने के लिए नहीं है। बिल्कुल नहीं, वो एक बहुत बड़े लक्ष्य का हिस्सा है। वे दरअसल उस आग को पैदा करने के लिए है जो कल थोरियम के विशाल भंडार को सुलगाएगी। इसे थोड़ा और क्रमिक रूप से समझते हैं। ये 3 चरणों वाला चक्र काम कैसे करता है? इसे एक बहुत ही सुंदर तकनीकी श्रृंखला के रूप में देखा जा सकता है। पहले चरण में, जो कि आज चल रहा है, प्राकृतिक यूरेनियम का उपयोग भारी जल रिएक्टरों में किया जाता है। प्राकृतिक यूरेनियम वही जो हम आयात कर रहे हैं? जी, वही। इससे बिजली तो बनती ही है, लेकिन साथ ही एक बाई प्रोडक्ट के रूप में प्लूटोनियम 239 भी बनता है। ठीक है, तो पहले चरण से हमें प्लूटोनियम मिल गया। इसके बाद दूसरा चरण आता है फास्ट ब्रीडर रिएक्टरों का। इन रिएक्टरों में इस प्लूटोनियम का इस्तेमाल किया जाता है और इनके चारों ओर थोरियम का एक आवरण रखा जाता है। थोरियम का आवरण? हाँ, जब रिएक्टर चलता है तो प्लूटोनियम से निकलने वाले न्यूट्रॉन उस थोरियम से टकराते हैं और उसे एक नए प्रकार के ईंधन में बदल देते हैं, जिसे यूरेनियम 233 कहते हैं। ये तो सचमुच किसी कीमियागरी या एल्केमी जैसा लग रहा है मुझे। एक तत्व को दूसरे तत्व में बदल देना। विज्ञान का चमत्कार कह सकते हैं इसे। और फिर ये जो नया यूरेनियम 233 बना है वो तीसरे चरण में इस्तेमाल होगा। बिल्कुल, यही इस पूरी योजना का मास्टर स्ट्रोक है। तीसरे और अंतिम चरण में उन्नत भारी जल रिएक्टर लगाए जाएंगे जो विशेष रूप से थोरियम और इस यूरेनियम 233 के मिश्रण पर चलेंगे। तो ये एक तरह का लूप बन जाएगा? हाँ, एक बार जब ये तीसरा चरण पूरी तरह से सक्रिय हो जाएगा तो एक ऐसा चक्र शुरू होगा जो खुद अपना ईंधन पैदा करेगा। फिर भारत को बाहर से किसी यूरेनियम की आवश्यकता नहीं रहेगी।
तो जब ये कहा जाता है कि वर्तमान आयात केवल एक पुल है, तो उसका तकनीकी अर्थ यही है। एकदम सही समझे आप। आज का आयातित यूरेनियम पहले और दूसरे चरण को शक्ति दे रहा है, ताकि वो तकनीकी और भौतिक सामग्री तैयार की जा सके जो कल तीसरे चरण के थोरियम रिएक्टरों को चलाएगी। ये जानकर हैरानी होती है कि ये किसी एक दशक या एक सरकार की योजना नहीं है। ये एक ऐसा विजन है जो पीढ़ियों तक फैला हुआ है। हाँ, दशकों से इस पर काम चल रहा है। इसका मतलब है कि जब हम 2047 तक 100 गीगावाट की बात करते हैं, तो वो केवल क्षमता का विस्तार नहीं है, बल्कि वो इस 3 चरणीय चक्र को उस क्रिटिकल मास तक पहुंचाने की तैयारी है जहां से थोरियम युग की शुरुआत हो सके। जी, और ये तैयारी बहुत जरूरी है। ये वाकई अद्भुत है कि कैसे वर्तमान की मजबूरियों को भविष्य की ताकत में बदलने के लिए एक पूरी प्रणाली तैयार की गई है। इस पूरी नीति की असली खूबसूरती इसकी अनुकूलन क्षमता में ही है। दुनिया भर में अधिकांश देशों की नीतियां 5 या 10 साल के चक्र में चलती हैं। हाँ, सरकारें बदलती हैं, नीतियां बदल जाती हैं। लेकिन यहाँ हम एक ऐसी परमाणु रणनीति देख रहे हैं जिसे 70 साल पहले होमी भाभा ने तैयार किया था, और आज भी देश उसी ब्लूप्रिंट पर व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। 100 गीगावाट का लक्ष्य इस बात का संकेत है कि भारत अब पहले चरण के विस्तार को उसके चरम तक ले जाना चाहता है, ताकि दूसरे और तीसरे चरण के लिए पर्याप्त सामग्री और तकनीकी आधार तैयार हो सके। और जब तक ऐसा नहीं होता, तब तक ये आयात जारी रहेगा। हाँ, तब तक आयात पर ये 70% निर्भरता कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक सोची समझी रणनीतिक आवश्यकता है। इन सभी शोध लेखों और दस्तावेजों का गहराई से विश्लेषण करने के बाद पूरी तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। श्रोताओं के लिए यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि ये केवल ऊर्जा उत्पादन का मामला नहीं है। बिल्कुल, ये बहुत व्यापक विषय है। ये भू राजनीति, अर्थशास्त्र और उच्च स्तरीय भौतिकी का एक जटिल संयोजन है। अगर हम इस पूरी चर्चा के मुख्य निष्कर्षों को समेटें, तो सबसे पहली बात ये निकल कर आती है कि 2047 तक 100 गीगावाट का लक्ष्य भारत के औद्योगिक भविष्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। बिना इसके निरंतर विकास संभव नहीं है। दूसरी बात, नागरिक ग्रिड को सस्ती बिजली देने के लिए कजाकिस्तान और कनाडा जैसे देशों से भारी मात्रा में यूरेनियम आयात करना सबसे तार्किक आर्थिक कदम है। एकदम सही। तीसरी बात, अंतर्राष्ट्रीय संधियों की बंदिशों के कारण अपने सामरिक और रक्षा कार्यक्रमों को सुरक्षित रखने के लिए देश के भीतर झारखंड और आंध्र प्रदेश में महंगा खनन जारी रखना एक रणनीतिक अनिवार्यता है। वो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा का बीमा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो मुझे लगती है वो ये कि पूरी वर्तमान व्यवस्था, ये आयात, ये रिएक्टरों का विस्तार केवल एक माध्यम है उस अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने का जहां देश के दक्षिणी तटों पर मौजूद थोरियम के विशाल भंडार भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर बना देंगे। मुझे लगता है ये समझना बहुत जरूरी है कि ऊर्जा नीतियां कभी भी निर्वात में काम नहीं करती। आज सूचनाओं की भारी बाढ़ के बीच अक्सर केवल ऊपरी आंकड़ों पर ही ध्यान जाता है, जैसे कि 100 गीगावाट या 70% आयात, और इसके पीछे की गहरी रणनीति छुप जाती है। लोग गहराई तक नहीं जाते। जी, किसी भी आधुनिक राष्ट्र की वास्तविक शक्ति उसके सैन्य हथियारों से ज्यादा उसकी ऊर्जा सुरक्षा पर निर्भर करती है। जिस देश के पास अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करने की क्षमता है, वो अपनी आर्थिक नीतियां खुद तय कर सकता है। उसे वैश्विक दबावों के आगे झुकना नहीं पड़ता। बिल्कुल। भारत की वर्तमान परमाणु नीति इसी दिशा में एक बेहद नापातुला कदम है, जो वर्तमान की आर्थिक जरूरतों को भविष्य की तकनीकी स्वायत्तता के साथ संतुलित करता है। और इसी स्वायत्तता की बात से एक ऐसा विचार उभरता है जो मौजूदा दस्तावेजों से भी आगे की कहानी कहता है। यह सोचने वाली बात है कि आज की स्थिति में भारत अपने नागरिक रिएक्टरों को चलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर निर्भर है। हाँ, अभी तो निर्भरता है ही। उसे आपूर्तिकर्ता देशों की शर्तों, भू राजनीतिक गठजोड़ और कड़े अंतर्राष्ट्रीय नियमों के दायरे में रहकर काम करना पड़ता है। लेकिन जरा उस भविष्य की कल्पना कीजिए जब भारत अपने 3 चरणीय कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर पहुंच जाएगा। जब तीसरा चरण पूरी तरह सक्रिय होगा। हाँ, जब वो थोरियम की उस अपार शक्ति को सफलतापूर्वक ग्रिड से जोड़ देगा जो अभी केरल की रेत में सोई हुई है। क्या यह संभव नहीं है कि जो देश आज ऊर्जा के लिए दूसरों का मुखापेक्षी है, वो आने वाले दशकों में दुनिया की नई ऊर्जा महाशक्ति बन जाए? यह पूरी तरह से संभव है। सकता है। ये एक ऐसा सवाल है जो ऊर्जा कूटनीति के पूरे भविष्य को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर देता है। आज के इस गहरे विश्लेषण में बस इतना ही।